बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 मार्च 2024 के तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है कि सेला सुरंग, अरुणाचल स्थित सेला सुरंग और उसका सामरिक या रणनीतिक महत्व। आज ही प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा सुरंग या ट्विन बाई लेन सुरंग माना जा रहा है, जिसमें कि दो सुरंग है जो है दुनिया की सबसे ऊंची या सबसे लंबी, सबसे ऊंची भी है भारत की और दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन जो है सुरंग माना जा रहा है कि दो सुरंग एक साथ बनाई गई हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका रणनीतिक महत्व है LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, यानी जो चीन और भारत की जो सीमा रेखा है वह अभी जो उसको नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, सीमा तो नहीं कहेंगे लेकिन उसी को ही जो है सीमा रेखा भी बोल दिया जाता है। उसके स्ट्रेटेजिक महत्व में ये काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक है, दूसरा मुद्दा है वो है कि ग्रीन हाउस गैसों की तस्करी का मुद्दा। ये अपने आप में एक थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम ग्रीन हाउस गैस तो बहुत सुनते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ग्रीन हाउस गैस की तस्करी के लिए किसी को सजा का मामला शायद ही पहला है। अमेरिका में तो पहला ही है, अमेरिका का ही मामला है, कैलिफोर्निया राज्य का सैन डियागो डिस्ट्रिक्ट का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति पर जो है HFC हाइड्रोक्लोरो कार्बन और CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को ले जाने रखने का, यानी उसको तस्करी करने का आरोप लगा है। जहाँ तक तीसरा मामला है वह भी एक तस्करी का ही मामला है, मानव तस्करी का। उसमें कई सारे CBI ने कई सारे एजेंटों को पर कार्रवाई की है। ये क्या करते थे कि यहाँ से भारतीयों को ल्यूक्रेटिव जॉब का ऑर्डर या इस तरह की चीज़ करके रूस में ले जाते थे और फिर वहाँ पे उन्हें जो है रूस यूक्रेन युद्ध में जो है सीमावर्ती जो है अग्रिम लड़ाई पंक्ति में भेज दिया जाता था। और 2 भारतीयों की जान इस तरह से जा चुकी है। इसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा है और CBI ने कई सारे जो है ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की हैं और अनुमान ऐसा है कि लगभग 250-300, यानी एक ही दिल्ली की एक एजेंसी है जिसने 180 से ज़्यादा लोगों को रूस में भेजा है, शिक्षा वीजा और इस तरह के चीज़ों को लेते हुए, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश स्थित सेला सुरंग। देखिए ये दो सुरंग है, ये जुड़वा सुरंग है, ये 2 लेन वाली सुरंग है और ये एक बगल में एक और सुरंग चल रही है साथ साथ एस्केप टनल के रूप में। इसलिए चूंकि ये जुड़वा सुरंग है इसलिए ये एक तरह से विश्व की सबसे लंबी जुड़वा सुरंग है। लंबी सुरंगें तो इससे और ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। एक सुरंग की लंबाई 980 मीटर है छोटी वाली की, और बड़ी वाली की जो है 1500 कुछ मीटर है, 1500 1550 मीटर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जुड़वा एक तरह से सुरंग है, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक बहुत महत्व है, क्योंकि वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में आप समझ ही सकते हैं, पूरे अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है विवादित कहता है और भारत का अपना हिस्सा है, तो वैसे भी पूरे अरुणाचल प्रदेश का स्ट्रेटेजिक महत्व है। और अरुणाचल प्रदेश की जो तवांग घाटी है वह एक जो है वो एरिया है जो कहीं ना कहीं चीन के LAC को लेकर एक महत्वपूर्ण कन्फ्रंटिंग पॉइंट है। और तवांग तक जाने को लेकर जो है एक सेला पास, सेला टॉप पड़ता था, जो अक्सर जो है सर्दियों में तो पूरा बर्फ से और बारिश के समय में वहां से आवागमन बहुत मुश्किल था। उस सेला टॉप को जो है बाईपास, यानी उस सेला टॉप को बाईपास करने के लिए टनल है और निश्चित रूप से इससे जो है तेजपुर से तवांग के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और उसमें लोगों के भी आवागमन को लेकर और हमारे सामरिक महत्व को लेकर भी इसका बहुत महत्व है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। देखा जाए तो इस टनल की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी और अब मार्च में जो है आज ही 9 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है ईटानगर से, तवांग से नहीं, ईटानगर से। प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे हैं और वो ईटानगर में एक कार्यक्रम चल रहा था, विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर, उसी कार्यक्रम के दौरान भी इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ठीक है, और जहां तक इस सुरंग की बात है, यह दुनिया की सबसे लंबी जुड़वा लेन सुरंग है जिसका नाम है सेला टनल, और यह सुरंग भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी सुरंग सड़क भी है। यानी अभी तक भारत में
सबसे ऊंचाई पर जो पहाड़ी सुरंग है वो अभी सेला ही टनल है, क्योंकि ये 13,000 कुछ फीट ऊंचाई पर है और ये कठोर सर्दियों में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा तक हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए जो है इसका महत्व है। और थोड़ा सा बता दें कि ये उसी क्षेत्र को जोड़ती है जहां पे 1962 में भारतीय सेना को जब सर्दियां आ गई थी तो चीन से बड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा था, और चीन जहां पे उस क्षेत्र में अक्सर जो है इनकर्सन करता रहता है, उस क्षेत्र में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए इसका महत्व है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या है जो है, तो ये सुरंग देखिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बनाया है। 825 करोड़ रुपए की लागत है। इस परियोजना में 2 सुरंगें शामिल है। पहली सुरंग 910 मीटर लंबी है, ये सिंगल ट्यूब है, सिंगल सुरंग है। और दूसरी जो है वह 1595 मीटर की ट्विन ट्यूब सुरंग है, यानी इसमें दोहरा रास्ता जाने का है। और ये दोनों सुरंगों के बीच एक लिंक रोड भी है 1200 मीटर का। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर ये है और ये 1.5 किलोमीटर 1600 मीटर ये है, लेकिन दोहरा एक साथ होने के कारण इसका महत्व है। और भारत में इस समय सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है टनल सड़क है, यानी जो सड़क गुजरती सबसे टनल सड़क जो है वो ये सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि ये 13,000 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है। और वर्ष 2019 में, फरवरी 2019 में सरकार ने जब सेला सुरंग के 3 बताया था तो 3 मुख्य लाभों का वर्णन किया था, जो 3 उद्देश्यों को ये करना चाहती है। पहला है सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी। दूसरा है तेजपुर से तवांग तक यात्रा के समय में 1 घंटे से अधिक की कमी। और तीसरा है यात्रियों को 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित खतरनाक बर्फ से ढके सेला टॉप से बचाना। जो सेला टॉप है 13,700 फीट की ऊंचाई पर, जहां पे हमेशा बर्फ से ढका रहता है और बारिश और इसके मौसम में भी बहुत सारा भूस्खलन और इस तरह की चीजें होती है, उससे लोगों को बचाना है। तो यानी यात्रा समय कम करना है, लोगों को बचाना है, और सीमावर्ती जो तवांग क्षेत्र है वहां पे जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है। ऐसे में देखते हैं सेला सुरंग का सामरिक महत्व क्या है। तो देखिए जो ये हमारा जो पूरा एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वह देखा जाए तो चीन के साथ एक विवादित क्षेत्र है। और चीन कुछ ज्योग्राफिकल स्थिति का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उसकी तरफ पठारी है, तिब्बत का पठार है और वो बहुत पुराना क्षेत्र है, काफी मजबूत उसकी संरचना है ज्योग्राफिकल। और शुरू में ही वो थोड़ा सा ध्यान उसने ज्यादा दिया और वो काफी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर चुका है। इसमें किसी को कोई स्वीकारने की बात नहीं है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल है कि उसने कर रखा है। लेकिन भारत भी पहले भले भारत का ये था कि अगर हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो चीन आ जाएगा, तो वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा। हालांकि बाद में उसको बदल दिया गया उस विचारधारा को, और चीन के एकदम बराबर की या उससे बेहतर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह की फोर्स हर मायने में एलएसी पर चीन के रेसिप्रोकल होने की व्यवस्था के तहत भारत लगातार प्रयास कर रहा है, था भी और है भी। और उसको लेकर बॉर्डर एरिया में कई सारे जो है डेवलपमेंटल प्रयोग किए गए हैं और कई सारे ऊंचाई पर स्थित इसी तरह के टनल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। उसी में से एक ये भी महत्वपूर्ण है, सेला टनल। और यह जो है देखा जाए तो चीन की सीमा से लगे तवांग को हर मौसम से जो है अरुणाचल प्रदेश की तेजपुर से तवांग को हर मौसम कनेक्टिविटी जोड़ेगा। और यह कई उच्च ऊंचाई वाले बुनियादी ढांचे में से एक है। और इससे क्या होगा कि जो भारत के एलएसी पर भारत का जो स्ट्रेटेजिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा और भारत की सामरिक स्थिति या रणनीतिक पहुंच जो है वो मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो है चीन के साथ जो सीमा विवाद चलता रहता है उसमें चीन के प्रति जो है एक प्रतिरोधक के रूप में काम करेगा। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो चीन को भी लगेगा कि प्रतिरोध करना बेकार है, तो फिर शायद वो अपने विचारों में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि देखिए कमजोर का एक बहुत खराब मतलब एक आम कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भौजाई होती है। तो जो आदमी कमजोर होता है ना उस पे जो है हर कोई गलत नजर डालता है, लेकिन जैसे जैसे आप ताकतवर होते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो विरोधी भी होता है वो आपके प्रति जो है डर वाला या जैसे भी वो आपकी सम्मान करने लगता है। और ये बात कोई और नहीं, भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सख्त ही शक्ति का सम्मान करती है। तो हमें अगर अगर कोई देश है, अगर हम सीमा है पे जो भी देश हैं, अगर चाहते हैं कि वो हमारा सम्मान करे तो हमें सशक्त होना पड़ेगा। और सशक्त होने के कई सारे सैनिक हथियार और भी सारी चीजें हैं, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास बहुत साजो सामान हो, ढेर सारी सेना हो, सेना का सौरबल भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो या वो व्यवस्था ही ना हो जो सर्दियों के समय वहाँ पे सेना को ले जा सके या साजो सामान ले जा सके, तो फिर हम चाह के भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ एक मिला जुला होता है। उसमें सैन्य के साथ साथ सैन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब भी रणनीतिक महत्व का होता है। ठीक है। और अगर इसी में आगे देखें तो इससे जो है तवांग की यात्रा अभी जो होती है उससे 1 किलोमीटर एक कम से कम 1 घंटे कम हो जाएगा। और ये सामान्य स्थिति में 1 घंटे कम होगा। आप 1200 सर्दियों में तो उधर जाने के बारे में सोच ही मत लीजिए कि सर्दियों में तो सोचिए ही मत। आम लोग तो जा ही नहीं सकते हैं, और बारिश और उसमें भी तो भूस्खलन और इस तरह की चीजें होगी। ठीक है। और इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों में हथियारों, सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती हो सकेगी, क्योंकि सर्दियों में बर्फ की मोटी परत से ढके जोखिम भरे सेला दर्रे को पार करते हुए पहुंच की सुनिश्चितता का सामरिक परिचालन में बहुत अधिक महत्व है। और हमें याद रखना चाहिए कि यह बुनियादी ढांचा उस क्षेत्र में सेना की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा जहां पे 1962 में भारत एक कठिन युद्ध में चीन से हार गया था। तो कहीं न कहीं जो हमें हार का सामना करना पड़ा था, उस क्षेत्र में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। और वो क्षेत्र भी अरुणाचल प्रदेश का स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, जो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन की निगाहें थी और है, उस पर अपना दावा करता है। तो वहां पे ये चीजें और ज्यादा हमारे लिए मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये चीन अरुणाचल प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करता रहता है और अक्सर ये राजनयिक झगड़ों का कारण बन जाता है, क्योंकि स्टेपल वीजा आदि चीजें वो चीन और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो देता है। स्ट्रेटेजिक महत्व के साथ साथ इसका आम लोगों के लिए भी महत्व है। कैसे? क्योंकि इससे क्या होगा कि तेजपुर से तवांग के बीच की दूरी कम होगी, वो सेना के लिए भी कम होगी, आम लोगों के लिए भी कम होगी। तो तवांग घाटी के आम लोगों का भी जीवन बेहतर होगा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि चीन अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वो उत्कर्ष गांव या शिक्यांग करके कर रहा है। उसमें सियाकांग उसको बोलते हैं, जो चीन के नाम में वो कर रहा था विलेज, यानी जो उत्कृष्ट विलेज के रूप में वो कई सारे गांव बसाया है, 628 गांव बसाया है। तो भारत भी उसके जवाब में अपने सीमावर्ती गांवों को लेकर जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रखा है। तो ऐसे में अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता ही, लोगों के लिए परिवहन जो है पर्यटन का भी बढ़ सकता है, और भी अन्य रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। तो उससे सामाजिक आर्थिक विकास की भी उस क्षेत्र की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है। तो ये महत्व है। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की तस्करी। अभी हम लोगों ने तस्करी में दवाओं का सुना था कि नकली दवाएं या जो है ड्रग्स की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, मानव की तस्करी होती है। अब ग्रीन हाउस गैस की तस्करी का भी मामला हम लोग जो है देखने को हमें मिला है। कहाँ का मामला है? मामला है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के जो है एक सैन डियागो डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के मामला है। एक व्यक्ति है जिसपे आरोप लगा है कि वह मेक्सिको से कुछ रेफ्रिजरेंट, यानी जिन रेफ्रिजरेंट वो होते हैं, वह तत्व वो मटेरियल होते हैं जिनका कूलेंट के रूप में जो है रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर और एसीज आदि में उपयोग किया जाता है। तो वो प्रतिबंधित रेफ्रिजरेंट को मेक्सिको से छुपा के लाता था और अमेरिका में जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल है, उन पर जो है वो बेचा करता था और इसे काफ़ी कुछ करता था, इसलिए इसको पकड़ा गया है। पहला मामला अमेरिका के लिए भी है। संभवतः मैंने भी पहला ही न्यूज़पेपर में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये चर्चा में है और इसमें कई सारे जो है आपको अपने जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक और जो ओजोन डिप्लेटर जो तत्व हैं उनके बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा, चूंकि प्री आने वाला है अभी जल्दी ही। और प्री में, यूपीएससी के प्री में इस तरह के प्रश्न, इस तरह की चीज़ें जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले में पूछते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ है लेकिन इसको देख लिया जाता है। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डियागो अदालत में एक व्यक्ति को जो है ग्रीन हाउस गैसों
कि तस्करी के लिए आपराधिक आरोप का सामना करना पड़ा है। और उसमें कुछ का उपयोग जो ये ग्रीन हाउस गैस है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे शीतलन उपकरणों में किया जाता है, और जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाकर ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव दिखाता है। तो उस व्यक्ति पर क्या करने का आरोप है? देखिए, उस व्यक्ति पर आरोप यह है कि वो मैक्सिको से कुछ रेफ्रिजरेंट खरीदता था और उस रेफ्रिजरेंट को क्या करता था कि कार में छुपा के लाता था और अपने यहाँ पे जो है अमेरिका में ऑनलाइन बेचा करता था। और उस पे जो उसने शिकार किया है कि वो 2022 से लेकर अभी तक दर्जनों कनस्तरों की या जो कंटेनर्स की अवैध जो है यहाँ पे तस्करी कर चुका है। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि ये जो जिन रेफ्रिजरेंट के लिए या जिन ग्रीन हाउस गैस के तस्करी के लिए इस पर आरोप लगा है वो क्या है? तो देखिए, ये है रेफ्रिजरेंट में दो रेफ्रिजरेंट का है, एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जिन्हें HFC 22 कहा के रूप में जाना जाता है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और 90 के दशक में जो है 1990 के दशक में क्या कि 87 में जो है ये एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तत्व था जिनका जो है ये मटेरियल था, एक गैस थी जिसको कूलेंट के रूप में एसीज में और या रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता था। लेकिन उस अध्ययन में पाया गया कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गैस है, ये जो है ओजोन के क्षरण में ओजोन जो का परत होता है उसको नुकसान करता है और ओजोन डिप्लेशन की घटनाएं दिखाई, ओजोन छिद्र या ओजोन होल की घटनाएं को लिए इसको उत्तरदायी माना गया। और फिर इस पे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण इस पे रोक लगाई गई और इसके विकल्प के रूप में, ठीक है, इसके विकल्प के रूप में जो है एसी और फ्रिज में जो है यही HFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग HFC और HCFC का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इन रेफ्रिजरेंट के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जो है वैश्विक स्तर पे क्या कार्रवाई की गई है, तो वही देखिए अभी बता रहे थे कि 1987 में लगभग 200 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को डिप्लीट करने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उसमें CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये तत्वों पर रोक लगाने की। तो इसमें HFC पर नहीं है, शुरुआत में जो है इसमें 2 पर लगा था, इसमें CFC सहित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत के तत्कालीन वर्तमान दरों पर रोक लगाने की बात की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत यह कहा गया था कि जो देश हैं 200 से ज्यादा देश, ये देश 1996 तक जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उसमें प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता था उसको क्या करेंगे, उस पे 1996 तक रोक लगा देंगे और 2030 तक का है HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पे रोक लगाना था 2030 तक। ठीक है, और चूंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे रोक लगाना था तो उसके विकल्प के रूप में HCFC पर को भी चालू रखा गया था अंतरिम रूप में, लेकिन इसे भी लगाना था। और ऐसे में जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC, वह जो है क्या हुआ, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो पकड़ा गया है उसे जो है इसमें क्या है कि ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC के में जो थोड़ा बहुत जो है क्या है ये उत्सर्जन जो है ओजोन डिप्लेशन करता है, इसमें ये माना गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज कर सकते हैं शुरू में 90 के दशक में, कि इसमें जो है ओजोन का परत ये डिप्लेट नहीं करता है। लेकिन जब इसे बड़े पैमाने पर विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाने लगा तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो कह सकते हैं कि CFC और HFC की तरह HFC भी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यानी कि ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस तो थी ही, यानी वो धरती पे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाएं, यानी कि जो सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं
वो शॉर्ट वेव में जब वो टकरा के वापस जाती है दीर्घ वेग में, तो वो पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है वह उनको बड़ी तरंगों को, दीर्घ तरंगों को रोक लेता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इस तरह के जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप की गैसेज होती हैं या जो जलवाष्प होता है, ये उनको रोकने में मदद करता है। तो ऐसे में इनका जो एक तो ओजोन परत को ये डिप्लीट करती ही करती हैं, ये दोनों जो ग्रीन हाउस भी गैस थी, ये ओजोन परत को तो डिप्लीट नहीं करता था, इसलिए इसका उपयोग किया जाने लगा, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस के लिए और ज्यादा खतरनाक है। एक अध्ययन है जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन जो इसी तरह की गैसों पर रिपोर्ट करता है, उसने रिपोर्ट किया कि अपेक्षाकृत कम मात्रा में भी एचएफसी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में निकट अवधि में ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रियाई द्रव्यमान की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है दिखाती है। कौन? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे माना गया कि ये ओजोन को परत को क्षति नहीं पहुंचाती है। इसको देखते हुए वर्ष 2016 में 150 से अधिक देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करते हैं किगाली में, जिसे किगाली संशोधन कहा जाता है। और उस संशोधन में एक जो पहले किया गया था, जो कि एचएफसी पर रोक नहीं था, उसमें संशोधन करते हुए ये कहा गया कि 2047 तक एचएफसी की खपत को भी 80% तक कम करने पर सहमति बनी है। और अगर ये 2047 तक एचएफसी की खपत को 80% कम कर दिया जाए, तो अनुमान है कि वर्ष 2021 तक 0.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। हमारा लक्ष्य है कि ऐसे अगर चलता रहा 2021 तक हम जो औसत तापमान है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़े, उसमें केवल 0.4 डिग्री सेल्सियस राहत मिल सकती है अगर 47 तक हम एचएफसी को ही क्या कर सके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो है की खपत को कम कर सके, जिसे माना गया कि वो ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। तो अब इसके विकल्प के रूप में भी जो है क्या कहा जाता है, प्रयास शुरू किए गए। तो यही एक एचएफसी है और एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ग्रीन हाउस और ओजोन डिप्लीटिंग दोनों चीज है। इसको लेकर उस बेचारे को जो है बेचारे मतलब यूं कह रहा हूं, लेकिन ये है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर ये पहला मामला है, तस्करी को लेकर पहला मामला है। अमेरिका में तो है ही है, अब यहाँ पे मुझे नहीं है, हो सकता हो, ठीक है। चलिए एक और तस्करी का मामला है, हमारे बेचारे भारतीय जो है रूस में जो है, रूस की वर्दी पहने हुए, इनको बिना इस स्वेच्छा से तो गए नहीं, इनको एक ल्यूक्रेटिव जॉब का ऑफर आता है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, और ये जो है स्टडी वीज़ा और या जॉब को या इसी के नाम पे वहाँ जाते हैं, और फिर वहाँ से ये बेचारे अग्रिम पंक्ति में भेज दिए जाते हैं। और ये मामला चल ही रहा था, ज़्यादा चर्चा में आया जब 2 हमारे भारतीयों की जान यूक्रेन रूस के युद्ध में हो गई, तब सरकार चौंकी कि यूक्रेन युद्ध में हमारे भारतीय क्या कर रहे हैं, मीडिया ने भी चौंका, तब मामला समझ में आया। और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कुछ दिनों पहले, तकरीबन ये मामला जो शुरू हुआ उसके पहले ही, हमें एक ऐसा आदमी, मतलब हम नियर परिचय में ही, वो कह रहा था कि सर जो है हम यूक्रेन जाएंगे, वही शादी करेंगे। हमने कहा क्यों भाई? कह रहे सर वहाँ पे बड़ा अवसर आया है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम आप यानी जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, शायद उन तक वो बात नहीं पहुंच रही थी, लेकिन ज्यादातर लोगों तक ये बात थी कि रसिया और यूक्रेन में जॉब के बहुत बढ़िया अवसर है, शादी के बड़े। और ये कौन बता रहा था? यानी कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंच रही थी। और ये बात इस अभी जो सीबीआई ने बस्ट किया है उसमें पता चला है कि कुछ यूट्यूबर्स या एक प्रमुख यूट्यूबर्स था जो जिसका पूरा नेटवर्क था, जिसके तहत जो है यहाँ पे लोगों को आकर्षित करा जाता था कि आप वहाँ जा बेहतर कर सकते हो, वहाँ शेंगेन वीजा भी मिल सकता है, कुछ समय तक रूस में काम कर लो, फिर ये और ये चीजें मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें, जिसके कारण बहुत सारे भारतीयों ने जो है उधर का दरवाजा, उधर का रास्ता शुरू कर दिया, और वहां जाते ही जैसे कि मानव तस्करी करते हैं कि वो वहां के चंगुल में फंस गए थे। और खैर सरकार ने जो है यहाँ पे भी इनके इस तरह के जो भेजने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की है। और संभवतः रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे, यानी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इतना नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस औरों के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रूस के साथ हमारा स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी स्पेशल प्रिविलेज है, विशेषाधिकार वाला हमारा उनका रणनीतिक साझेदार है। तो इसलिए
उस पर कार्रवाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि जल्दी बुला लिया जाएगा। जरा देखते हैं क्या मामला है। देखिए, आकर्षक नौकरियों की आड़ में युवाओं को कथित तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भेजने के आरोप में सीबीआई ने विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों और एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और यह मामला रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना की ओर से सहायक के तौर पर लड़ते हुए 2 भारतीयों की मौत के मामले के सामने आने के बाद और ज्यादा हो गया, जिसमें एक गुजरात के सूरत के रहने वाला 23 वर्षीय हेमल मंगुकिया है और हैदराबाद का मोहम्मद असफान शामिल है। इन्हें झांसे में लेकर रूस ले जाया गया और वहां पे युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये कहानी है यहाँ से कई सारे भारतीयों का रूस में जाने पर। और ये भी मामला आ रहा है कि जैसे अगर देखें तो सीबीआई जो ने मानव तस्करी का नेटवर्क कैसे पर्दाफाश किया है। सीबीआई की कई टीमों ने 7 शहरों दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, चेन्नई में लगभग 15 स्थानों पर तलाशी ली है। और इसमें इसके तार जो है मसई मुंबई तक पहुंचा है। इस मामले का मुख्य सूत्रधार फैसल उर्फ बाबा वसई, जो एक यूट्यूब ब्लॉगर है, वो रसिया में आजकल ज्यादा दिखा रहा है और वो फिलहाल वो दुबई में रह रहा है। इसके द्वारा जो है ये मेन उसका सूत्रधार माना जा रहा है। फैसल बाबा ब्लॉग नाम से जो है इसका यूट्यूब चैनल है। यह भारतीय युवाओं से विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रहा था और अब खुलासा हुआ है कि इसका एक दोस्त, उसका जो सोफियान और उसकी पत्नी पूजा भारतीय युवकों के दस्तावेज लेकर उसको फैसल को भेजते थे। और 2 और लोग थे, राजस्थान की क्रिस्टीना और मुजुद्दीन छिपा। ये दोनों रूस में थे जहां पे ये लोग जो है उनको ले जाते थे वहां पे जो, और उनसे जो है फिर वीजा उनका ले लेते थे और पासपोर्ट ले लेते थे। इसके बाद उनको तुरंत रूसी सेना से साथ ट्रेनिंग करके उनको अग्रिम पंक्ति में भेज दिया जाता था। तो ये पूरा एक रैकेट चलता था और इसमें उनसे पैसा भी वसूला जाता था, जॉब और इस तरह के नाम को लेकर जो है। और देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एफआईआर में बताया कि भारत में फैली 17 अन्य वीजा कंसल्टेंसी कंपनियों, उसके मालिकों और एजेंटों को भी नामजद किया गया है। ठीक है। और भारतीय मानव तस्करों के चंगुल में फंसे कैसे? तो देखिए, फंसने की शुरुआत जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि वहां पे ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया जाता था। जैसे मैंने बताया ना कि यूक्रेन में शादी और इस तरह के लोग, वहां पे दिया जाता था कि अभी बहुत जरूरत है, जाओ तुरंत जॉब मिल जाएगा। जॉब के साथ साथ वहां पे एक स्पेशल प्रिविलेज पास भी मिल जाएगा। इसके बाद जॉब में कुछ दिन काम कर लोगे तो स्पेशल प्रिविलेज पास भी मिल जाएगा, फिर आप लंबा एक्सटेंडेड भी रह सकते हो। एक शेंगेन वीजा होता है, एक शेंगेन क्षेत्र है जिसमें एक देश का आपको वीजा मिल जाएगा तो बाकी यूरोप के और देशों में आराम से आप घूम फिर सकते हो, उसका भी लाभ मिल जाएगा। और ऐसी बहुत सारी, कुछ लोगों को शादी, कुछ लोगों को जमीन, कि वहां पे जमीन, बहुत सारी जमीन है, जाओ खेती करो, झूठे जो है प्रलोभन देके उनको फंसाया जाता था। और बेचारे जब वहां पे चले जाते थे तो वहां पे वो उनका पासपोर्ट लेके उनको जो है अग्रिम पंक्ति पर, सहायक के रूप में कहा जाता था, अग्रिम पंक्ति पर भेज दिया जाता था। और सीबीआई ने पाया कि दिल्ली स्थित एक एजेंसी ने 1 से 80 लोगों को रूस में भेजा है, जिनमें से ज्यादातर छात्र वीजा पर भी गए हैं। और ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे ऐसे कॉलेज के नाम पे वीजा दे दिया जाता जिनको कोई जानता भी नहीं था, और ये सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसे में इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देश है क्या है, और दिशा निर्देश की भारत सरकार ने कहा कि इस तरह के किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो इस तरह के लोगों को रोकने को लेकर, इस तरह के जो लोग वहां पे हैं उसमें से ज्यादातर उसमें से संपर्क में भी हैं और रूस के मामले में भी उठाया गया है। जल्दी से जल्दी उन लोगों को वापस रूस वहां से हटाया जाए और तुरंत उनको फिर घर भेजा जा सके। तो कुल मिला के ये मामला तो है ही है, साथ में ये भी सिखाता है कि इस तरह की चीजें, जो लालच, लोभ, अनवेरिफाइड चीजें कहीं ना कहीं जो है आपको लेकर मुसीबत में डाल सकता है। इसी तरह के कई मामले पहले भी आए हैं जो जुड़ा हुआ है आपके इधर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जो है कंबोडिया में जो सॉफ्टवेयर, जो साइबर क्राइम कराने वाले हैं, वो मानव तस्करी करते हैं कि महंगी नौकरी का झांसा देकर अपने यहाँ बुला लेते हैं, फिर उनको बधुआ मजदूर बना के उनका उसको लेकर, उसमें चीन के भी कई सारे अपराधी तत्व हैं, म्यांमार के हैं, वो सब मिलके उनसे जो है भारतीय और अन्य लोगों के यहाँ जो है साइबर ठगी कराते हैं और पैसा वसूलने के बाद ही उन्हें वापस भेजते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। फिर ये मामला तो है ही है, तो आप इसको देखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा
जो है, अगर कोई प्रश्न रहा करे, कोई कुछ भी रहा करे तो आप बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।